नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना केयर की इस विकट परिस्थिति में कैसे संचालित हो रहा है बनारस में नेत्र चिकित्सा के लिए विख्यात आरके नेत्रालय व शाह हॉस्पिटल। आइए जानते हैं प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरके ओझा व डॉक्टर सुनील शाह से कि उनके हॉस्पिटल में मरीजों की सुरक्षा के लिए क्या है तैयारी। इस वक्त हमारे साथ हैं आरके नेत्रालय के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरके ओझा। आइए जानते हैं लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आप अपने मरीजों की सेवा कैसे कर रहे हैं। नमस्कार, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपको क्लाउड टाइम्स को कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का कोरोना के बारे में। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ तब से और आज तक का जो समय है, इसमें डॉक्टरों के लिए, चिकित्सकों के लिए कई गाइडलाइन आई हैं। इन सारी गाइडलाइन को लेकर के हम पूरी कोशिश करते हैं कि सरकार द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा, सीएमओ द्वारा बताई हुई सारी गाइडलाइन को हम पालन करें। लेकिन मरीजों को देखने के बारे में डॉक्टर का निर्णय अंतिम है, ये हम लोगों को कई बार गाइडलाइन में भी बताया गया है। तो जब शुरुआत के दिन थे, जब कोई गाइडलाइन नहीं थी, लॉकडाउन हो गया, केवल ये तय था कि इमरजेंसी पेशेंट देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि केवल इमरजेंसी देखिए, तो इमरजेंसी मैं आँख का डॉक्टर हूँ, हम आँख की चिकित्सा करते हैं आरके नेत्रालय में। तो आँख के मरीजों में इमरजेंसी क्या है? क्या केवल चोट लगना इमरजेंसी है आँख के मरीजों में, या एक प्रशासनिक अधिकारी है और उस प्रशासनिक अधिकारी का चश्मा टूट जाता है और वो 55 साल का आदमी है, बहुत व्यस्त है, एडीएम है, डीएम है, तो ये उनके लिए इमरजेंसी है या नहीं है? या पूरे लॉकडाउन पीरियड के लिए वो चश्मा लगाना बंद कर दें, अपना काम बंद कर दें वो? तो इस बात को एक जो नेत्र चिकित्सक है वो इस बात को समझता है कि किस तरह की इमरजेंसी किसकी है। कोई बच्चा है, उसको बिना चश्मे के दिखता नहीं है, उसका 5 नंबर 6 नंबर का चश्मा लग रहा है, चश्मा टूट गया, टीवी देखना बंद कर दे वो। किसी की आंख में जबरदस्त खुजली हो रही है, किसी की आंख बहुत लाल हो गई है, आंख से बहुत कीचड़ आ रहा है, किसी की दोनों आंख का मोतियाबिंद एकदम पक गया है, एकदम चलना फिरना बंद है, आंख खाने में मक्खी पड़ गई है कि पानी में धूल पड़ी हुई है, उस आदमी को दिख नहीं रहा है। तो ये इमरजेंसी का जो क्राइटेरिया है, ये अंत में डॉक्टर को ही तय करना पड़ता है और मरीज के कंसेंट से, मरीज को पूछ करके, उसको ये जानकारी दे करके कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आपका इलाज करने में हमारे सामने ये मुश्किलें हैं। क्योंकि तो शुरुआत के दिनों में जब शुरू हुआ यहाँ पे, तो कोई गाइडलाइन नहीं थी, पीपीई किट अवेलेबल नहीं था, उन लोगों के लिए नहीं मिल रहा था जो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे थे। तो हम तो नेत्र चिकित्सक हैं, हमारे पास तो मरीज, नॉर्मल मरीज आता है। तो हमने क्या किया, हमने तुरंत अपने अस्पताल में 25 तारीख की बात है, 25 तारीख को लॉकडाउन फाइनली अनाउंस हुआ कि 25 तारीख से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। तो मैंने अपने अस्पताल में, आरके नेत्रालय में, 26 तारीख को मैंने कहा, भाई देखो, इस समय ना N95 मास्क कहाँ मिल रहा है ये पता नहीं है। तो इतने दिनों से हम जिस मास्क को लगा के काम कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, वो इसीलिए हम लगाते थे कि हमारी नाक का इन्फेक्शन हमारे मरीज में न जाए। तो वही मास्क हम आने वाले मरीज को भी देंगे, वही मास्क हम खुद भी लगाएंगे। पहले हम 1 लगाते थे और अब हम 2 लगाएंगे, क्योंकि उस समय हमें किसी भी तरह का कहीं से कोई मास्क अवेलेबल नहीं था। तो या तो हम ये कहते कि अस्पताल बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो हॉस्पिटल के बंद होने के बारे में जिसको तकलीफ होती है, जिसको आँख में बहुत ज़्यादा दर्द है, ग्लूकोमा का अटैक हो गया है, उसी आदमी को समझ में आता है कि उसके लिए अस्पताल कितना महत्वपूर्ण है।
तो उस पेशेंट को तो देखना पड़ेगा। बनारस में पीपी किट नहीं है तो पीपी किट का उसका रास्ता हम निकालेंगे। हम लोगों ने निकाला रास्ता। सबसे पहले दिन से ही हम लोगों ने कहा जो हम कपड़ा पहन के बाहर से आते हैं तुरंत आते ही अपना कपड़ा उतारिए। सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ, सब लोग अपना बाहर का कपड़ा उतार दीजिए। हम ऑपरेशन थिएटर में जैसे जाते हैं वो पैजामा शर्ट जैसे मैंने आज पहना हुआ है ये हमने कहा भाई इसको रेगुलर कर दो। इसमें नुकसान क्या है? अगर वायरस की बात करें तो वायरस लोड तो कम होगा। अपने कमरे हमने उतार दिया तो एक आध वायरस चिपकेगा, और हम उसको पहन के अगर 2 घंटे मरीज देखा हमने इमरजेंसी केसेस को तो उसमें बहुत सारे वायरस आएंगे। तो हमने तुरंत पैजामा शर्ट शुरू किया। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, केवल इससे काम नहीं चलेगा। अगर मरीज देखना तो हमारे सारे डॉक्टर्स जो ऑपरेशन थिएटर का जो गाउन है, हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जब जाते हैं तो हम लोग मास्क के ऊपर टेप भी चिपकाते हैं। तो बाद में ये बातें जब कोरोना के बारे में होने लगी कि जब आप मरीज देख रहे हैं तो उसी हाथ से आप अपना नाक मुंह मत टच करें, वो तो यहाँ पर टेप चिपका रहेगा, एकदम चिपका हुआ है टेप। तो आप चाह के भी तो इसको खोल नहीं पाएंगे। तो जब खोल ही नहीं पाएंगे तो हाथ से आप उसको छुएंगे कैसे अपने नाक में? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल को ग्लोबल बनाओ। तो इसको करने में नुकसान क्या? अगर आरके नेत्रालय ने ये किया, मैंने और भी लोगों के साथ इस विचार को शेयर किया, मैंने लोगों ने इस चीज़ को समझा। और आज की डेट में हमारे जो ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी जो 21,000 सदस्यों की नेत्र चिकित्सकों की एक संस्था है, उसकी फाइनल गाइडलाइन बन करके हमारे पास 8 दिन पहले आई है। तो 25 मार्च और आज जो है 26 मई, तो 2 महीने से 1 दिन हो गया। जो गाइडलाइन आई है वो गाइडलाइन आई है 8 दिन पहले। तो क्या बाकी दिन हम लोग पैंट शर्ट पहन के मरीज देखते रहते, या हम पीपी किट का इंतजार करते रहते, या हम बोलते कि हम अस्पताल नहीं खोलेंगे? तो हमने अपना रास्ता निकाला। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का कम से कम 200 एक्सपर्ट हैं हमारे पूरे ऑल भारतवर्ष के, जिन्होंने मिलकर ये गाइडलाइन बनाई है, 200-250 लोगों ने। और उसमें इन लोगों ने ये कहा है कि आँख के अस्पताल में पूरा पीपी किट पहन के मरीज देखने की जरूरत केवल तभी है जब मरीज का कंफर्म हो जाए कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है और इसको परेशानी है, उसको सिम्टम है। अदरवाइज आप बाहर का कपड़ा उतार के पजामा शर्ट पहनिए और डॉक्टर लोग गाउन पहन लें और मास्क पहन लें, टेप लगा लें। तो जिस चीज़ को बनारस में आरके नेत्रालय ने शुरू से अपना प्रैक्टिस किया, जब बनारस में N95 मास्क की उपलब्धता हो गई तो मैंने 50 मास्क मंगवाया अपने अस्पताल में। तो मेरे स्टाफ ने कहा साहब 250 रुपये का एक मास्क मिल रहा है, डॉक्टरों को दे दीजिए N95 मास्क, और स्टाफ को बोलिए कि भाई अपना जो मास्क पहले लगाते थे वही लगाएं। उन्होंने कहा क्यों? बोले साहब बहुत खर्चा पड़ेगा। उन्होंने क्या खर्चा पड़ेगा? 250 रुपये का एक मास्क है, कम से कम 5-8 दिन तो लगाएगा उसको। 8 दिन लगा फिर बदलेंगे उसको 5-7 दिन के बाद। तो एक मरीज से आप 300 रुपया ले रहे हैं, और आपके जितने स्टाफ हैं, 50 स्टाफ आपके पास हैं, सफाई कर्मी को ले लीजिए, गार्ड को ले लीजिए, सारे स्टाफ को ले लीजिए, सारे डॉक्टर्स को ले लीजिए, सबको आप N95 मास्क देंगे तो 50 बांटेंगे आप। और इस समय आपको फायदा कमाने की जरूरत ही क्या है? जब समय था तो आपने काम किया, आपको फायदा हुआ, फिर समय आएगा तो फिर आप काम करेंगे। लेकिन N95 मास्क का पैसा बचा करके आप कौन सी बहादुरी करने जा रहे हैं भाई? आपका एक सफाई कर्मी, आपका एक स्टाफ अगर उचित मास्क के अभाव में कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो आपको क्या हिसाब पड़ेगा? वो जो आदमी सफाई कर्मी है उसके जान की कीमत क्या हमसे कम है उसकी? कि डॉक्टर से मरीज को नहीं फैल सकता है आरके नेत्रालय में, तो ये कम से कम मेरे लिए बहुत बड़ी सुकून की बात है। और जो मैं मरीजों को हम लोग कपड़े की कैप देते हैं, क्योंकि कपड़े कैप वो जब सिर पे अपने लगा लेते हैं तो हमारी मशीनों पे जब बैठते हैं वो जा करके, तो उनका स्किन हमारे मशीन से टच नहीं होता है, हमारा धुला हुआ कैप टच होता है उस पर। तो एक मरीज आया,
उसका चमड़ा अगर हमारी मशीन पर टच हुआ तो हमको उसको हर बार सैनिटाइज हम करते हैं। तो ये सारी बातें जो हम करते हैं, तो इससे कितना हम कोरोना को रोक पाएंगे, ये कम से कम हमारे मन में कॉन्फिडेंस तो आता है ना कि भाई हर आरके नेत्रालय के हर जगह पे, हर टेबल पे सैनिटाइजर रखा हुआ है। शू सैनिटाइजर हम लोगों ने गेट पे लगाया हुआ है, हरे रंग का एक हम लोगों ने बिछाया हुआ है प्लास्टिक का मैट, उसके ऊपर हमने ब्लीचिंग पाउडर का घोल डलवा दिया है। और हम जो भी आते हैं उनसे हम कहते हैं कि आप इस पे जूते से चल के जाइए। और हम लोगों ने अपने कप्तान साहब के आह्वान पर हमने पुलिसकर्मियों को भी बांटा, सैनिटाइजर बांटा, मास्क बांटा। पीएम केयर में आरके नेत्रालय ने 1 अप्रैल को अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। सीएम केयर में 1 अप्रैल को हमने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। डीएम साहब का जो रेड क्रॉस एसोसिएशन था उसमें हमने अपना 27 मार्च को कंट्रीब्यूशन दे दिया। जो मां अन्नपूर्णा समिति है, जो ये काशी विश्वनाथ मंदिर वाली कमिश्नर साहब देखते हैं, उसमें हमने अपना सहयोग दिया। और एसएसपी साहब का जो एक एडीजी साहब जिसको देख रहे हैं, जो 10 जिले में ये लोग भोजन कराते हैं, लोगों के लिए राशन सप्लाई कर रहे थे, उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन अपने मई के पहले हफ्ते में ही दे दिया। डॉक्टर साहब, कोरोना का संक्रमण आंखों के माध्यम से भी फैलने की बात कही जा रही है। इस बारे में आप क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है और ये साइंटिफिक जांच में, साइंटिफिक हर तरह के ऑब्जर्वेशन में, जो आँख में जो हमारा फ्लूइड है, जो आँख का जो आंसू है, उसकी जांच करके देखा गया है और उसमें कोरोना का विषाणु पाया गया है। तो उस आँख का जो हमारा फ्लूइड है, उससे दूसरे लोगों को कोरोना फैल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए हम अपने स्टाफ को यहाँ पे चश्मा सबको प्रोवाइड किए हैं। जो लोग चश्मा लगाते हैं वो अपना पावर का चश्मा लगाते हैं, और जो लोग चश्मा नहीं लगाते हैं उनको हम लोगों ने 0 पावर का चश्मा, फाइबर का एक चश्मा दे दिया है साइड से कवर करके, कि आपसे दूसरे को ना फैले और मरीज जो आ रहा है उससे आपको ना फैले। डॉक्टर साहब, ऑनलाइन क्लासेज का चलन तेजी से बढ़ा है, यह प्रयोग बच्चों की आंखों पर कितना खतरनाक है? ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जो आपने सवाल पूछा है, तो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों से, कुछ लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि अगर उनको मेरी बात बुरी लगे या ख़राब लगे तो मुझे माफ़ कर देंगे। नेत्र चिकित्सक होने के नाते मेरा सबसे पहला जो विचार है इस बारे में कि स्क्रीन टाइम जो होता है, मोबाइल देखने का टाइम हो, लैपटॉप देखने का टाइम हो, टैबलेट देखने का टाइम हो, और इन सब चीज़ों का जो समय हो, एक्सपोजर टाइम, जो स्क्रीन टाइम जिसको बोलते हैं, ये स्क्रीन टाइम आपका एक लिमिटेड होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि 20 मिनट अगर आपने स्क्रीन पर बिता लिया है तो 20 मिनट के बाद आपको कम से कम 20 से लेकर 30 सेकंड तक अपनी आँख को बंद करना चाहिए। तो अगर आप लगातार मोबाइल पे कोई चीज़ देख रहे हैं, आप सर्फिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, या आप जो हम लोग जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए टैबलेट पे या मोबाइल पे पढ़ने के लिए कोर्स दे रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई तो 45 मिनट से 1 घंटे का एक क्लास होता है ना। और जो मेरी जानकारी है कि ये क्लासेस लोग उसी तरह से चला रहे हैं जैसे कि स्कूल में होते थे, कि सुबह 8 बजे बच्चा अगर चला गया, 7 बजे स्कूल चला गया, तो जितनी देर तक उसका क्लास चलता था लंच के पहले, उतनी देर उसको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। बैक टू बैक 1 by 1 क्लास बाई क्लास हो रहा है। रेसेस के लिए थोड़ा समय दिया गया, खाना खा लो, उसका फिर शुरू हो गया। तो जब सारी दुनिया के नेत्र चिकित्सक ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जिसको कि सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम जिसका होता है, उन लोगों की इतनी परेशानी जब हुई और आँख के डॉक्टरों के पास लोग आए, लोग कि हम क्या करें, हमारी आँख में चुभन हो रही है, हमारी आँख में गड़न हो रही है, हमारी पलकें बार बार झपक रही हैं, हमारी आँख लाल हो रही है, हमको आँखों में चमक लग रही है, हमारा कंसंट्रेशन खराब हो रहा है।
तो जब हम लोगों ने जांच किया तो हमने ये पाया कि तो आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, इसकी आंख भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल स्क्रीन पे लगातार काम करने की वजह से इनके आंख का आंसू कम हो गया है, क्योंकि पलक झपक नहीं रही है। और सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं, सभी के घर में बहुत स्टैंडर्ड मोबाइल नहीं होगा, स्मार्टफोन। बहुत स्मार्टफोन का स्क्रीन बहुत ज़्यादा रेज निकालता होगा, बहुत तेज़ चमक निकालता होगा। कुछ का स्क्रीन घिस गया होगा, पुराना सेकंड हैंड होगा उसका मोबाइल, उसकी नहीं व्यवस्था है, उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो आईफोन ले लेगा या इतना महंगा फ़ोन ले लेगा। लेकिन आपने सबको उसके मोबाइल पे क्लास दे दिया और उसको पढ़ने के लिए बोल दिया। तो जो बच्चा 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा है, उसको अगर 4 घंटे 5 घंटे का एक पर एक क्लास दिया जा रहा है, खाना खा रहा है, फिर पढ़ने बैठ रहा है, तो ये कितने लोग आइंस्टीन बनेंगे इसमें से। तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मेरा डॉक्टर आर.के. ओझा का स्पष्ट मत है कि इस तरह की पढ़ाई और इस तरह की ऑनलाइन इतना स्क्रीन टाइम इतने छोटे बच्चों को दे करके हम फायदा नहीं बल्कि उनका नुकसान कर रहे हैं। केवल अगर स्कूल ही सब कुछ होता तो छोटे स्कूल से पढ़ के कोई भी आदमी IAS IPS और प्रोफेसर और बड़े बड़े मीडिया के टाइकून नहीं बनते। केवल बड़े स्कूलों के बच्चे ही बड़े बड़े बनते, और हमारे जैसे लोग जो कि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम लोग आज यहाँ पे खड़े होकर के आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आकर के ये बात नहीं कहते। केवल उतना पढ़ाइए कि उसका गर्मी का जो 2 महीने का आपका जो काम है वो कुछ हद तक उसका काम हो जाए, और फिर जब आपका स्कूल खुलेगा तो देखा जाएगा उसमें। डॉक्टर साहब, आप वाराणसी के सांसद PM मोदी और सूबे के CM योगी से क्या मांग करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग और बनारस में सक्षम हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? PM मोदी या CM योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों ने बनारस को कुछ दिया है कि नहीं दिया है इतने दिनों में? इस बारे में पहले ये तय हो जाए कि क्या क्या इन्होंने दिया हमें। लेकिन जो लोग सरकार में आज हैं वो अपने आप ही जो हमको दे रहे हैं बनारस को या पूर्वांचल को, पहले उसका तो आकलन हो जाए, उसके बाद तब हम ये बात उठाएंगे कि हम और क्या मांग करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अपने नेता से मांगिए, जरूर मांगिए, लेकिन जो लोग सक्षम हैं वो लोग अपनी तरफ से भी इस शहर के लिए और इस प्रदेश के लिए अपनी तरफ से भी कुछ करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि PM मोदी का ये दोबारा दूसरा उनका ये चल रहा है, टर्म चल रहा है उनका। 1965 से हूँ मैं, और मैंने बनारस की हर दशा को देखा है। मुझे तत्काल ऐसी कोई चीज़ तो याद नहीं आ रही है। खुद ही ये बात करते रहते हैं कि भाई हमारा संसदीय क्षेत्र कैसा है। तो जब वो अपने आप से ही इतना कुछ कर रहे हैं तो केवल मांगने के नाम पर मांगने का मैं नहीं मांगता हूं। अगर कोई ऐसे मुझे कभी आगे चल के आवश्यकता पड़ेगी तो मैं जरूर पत्र लिखूंगा और मैं जरूर कहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि जैसे अभी तक उन्होंने ध्यान दिया है अपने संसदीय क्षेत्र पे और अपने प्रदेश पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है, वैसे देते रहेंगे तो शायद हम लोगों को बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ हैं शाह हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील शाह। आइए जानते हैं लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आप अपने मरीजों की सेवा कैसे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शाह, सचिव वाराणसी आई बैंक सोसाइटी और शाह अस्पताल, शाह मैटरनिटी एंड आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, राम कटोरा से बोल रहा हूँ। और आप सभी काशी वासियों को
अभी जो संक्रमण चल रहा है इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये संक्रमण कोविड-19 का ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे फ्लू और हैजा और पेचिश मौसम के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। आजकल आँखों की 2 बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एक तो बच्चों में जो है धूप में घूमने से, क्रिकेट खेलने से चोट लग जाने का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारे परिवार अस्पताल में 5 ऐसे मरीज हैं जिनकी आंख में क्रिकेट की गेंद, गुल्ली डंडा और जो है वो लोहे से चोट लग गई है। और 5 ऐसे फार्मर आए पिछले 1 हफ्ते में जिनको कि जो साइकिल में रबड़ बांधते हैं हैंडल में, उसके टूटने से आंखों में चोट लग जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को खास करके कैरम बोर्ड, चेस और प्राणायाम और सूर्य नमस्कार सिखाएं, जिससे उनका जो समय है वो मोबाइल देखने में, क्रिकेट खेलने में ख़राब ना हो। और ऐसी लू वाली गर्मी में अगर वो धूप में खेलेंगे तो निश्चित ही बीमार पड़ जाएंगे। तो इन माँ बाप को मैं यही कहूँगा कि बच्चों को अच्छी किताबें, अब्दुल कलाम की किताब है, गीता है, रामायण है, सुंदरकांड है, रोज़ पढ़ाएँ। और मैं यही कहूँगा कि जो हमारे मरीज आ रहे हैं उसमें 99% मरीज जो है वो आकस्मिक बीमारी के आ रहे हैं। जैसे कि पर्दा फटे हुए आज 2 मरीज आए जिनकी आंख में लेंस लगा था 10 साल पहले, आज एकाएक दिखना कम हो गया। दूसरे मरीज इस तरह के आते हैं जिनको कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनके पर्दे में खून आ गया, जोर से खांसने से, छींकने से या शुगर कंट्रोल होने से, बीपी बढ़ने से आँख की नली फट जाती है और जिससे कि क्या होता है कि आँख से दिखना कम हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन सभी मरीजों को देखने का एक ख़ास तरीका है। हम कोशिश यही करते हैं कि सबको देख पाएँ। टेलीफोन पर उनको बता देते हैं, जो पुराने रोगी हैं जो अस्पताल में नहीं आ पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, टेलीफोन पर ही सब टेलीमेडिसिन हो रही है। लोग उसके लिए शाम को 4 से 5 टाइम निश्चित किया गया है और टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी जो पुराने रोगी हैं, फॉलोअप वाले मरीज हैं, उनकी सेवाएं दे रहे हैं। और जो मरीज ऐसे हैं जिनका ऑपरेशन हो रहा है वो खाली इमरजेंसी के लिए ही आते हैं। उनकी गाइडलाइंस हमारे सीएमओ साहब ने बनाई हुई है। उसी गाइडलाइंस के चलते जो है और ये पीपीई किट लगा करके उनका पूरा हाथ पांव धो करके अंदर आते हैं। उसके बाद पूरा सैनिटाइजेशन होता है और उसके बाद उनका कोविड की जांच के बाद थर्मामीटर से बुखार नापने के बाद उनका जो है पूरी हिस्ट्री हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट बहुत दूर से लेते हैं। उसके लिए अलग से 2 यंत्र नए लगाए गए हैं, जिससे कि बिना छुए, बिना करीब से आए ही उनका आँखों की जांच हो जाती है। जितने भी मशीनें हैं सबको जो है डिसैनिटाइज करने का एक ख़ास तरीका है। उससे सबको तरीका से चश्मे का नंबर निकाला जाता है। हर एक आदमी की अलग अलग जांच होती है और कोशिश ये रहती है कि डाउन टाइम मरीज़ की जो वेट करने की स्थिति है बहुत कम हो जाए। जितना ज़्यादा वेट करेंगे उतना ज़्यादा संक्रमण होने की चांस ज़्यादा है। इसीलिए मरीज़ के साथी को ट्राई जोन एरिया में बैठाया जाता है। ट्राई जोन एरिया एक फ्लोर नीचे रखा गया है, जहाँ पे मरीज़ का साथी मरीज़ की बीमारी के बारे में जानकारी हासिल करता है, काउंसलिंग रूम में जा कर के पूछता है और फिर उसका इलाज के लिए डेट और टाइम सेट किया जाता है। अभी तक पिछले 2 महीने में करीब 43 मरीज आए हैं जिनको कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है और इसमें 90% मरीज थे ऐसे जिनको चोट लग गई थी। 10% मरीज ऐसे थे जिनको मोतियाबिंद फटने से, मोतियाबिंद ज़्यादा पकने से या संबलवाई का अटैक होने से आंखों की रोशनी चली गई थी। और कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको कि जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो जाता है आँख में, कंजक्टिवाइटिस है। बच्चों में वीकेसी नाम की बीमारी आजकल आ रही है, मतलब आँखों में खुजली होने लगती है और जितना ज़्यादा मोबाइल देखते हैं उतना ज़्यादा खुजली बढ़ती जाती है। इसलिए बच्चों को माँ से कहा जाता है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप पे पढ़ाएं या मोबाइल से हटा के टीवी पर उनको ज्ञानवाणी और जो है वो डीडी भारती चैनल दिखाएं। डॉक्टर साहब, विभिन्न स्कूल के संचालक लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में ऑनलाइन क्लास संचालित कर रहे हैं। इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, ये कितना खतरनाक है? आज के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका है। मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा हमको इसलिए मिली है कि इसमें ज्ञान का भंडार है।
पहले हमें याद है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक एक आर्टिकल, एक एक बात को खोजने के लिए हमको पूरा दिन लग जाता था, लाइब्रेरी में जाके बैठे रहते थे। अभी जो है, जब से इंटरनेट आ गया है तब से आप कोई भी टॉपिक पर, कोई भी भाषा में, कोई भी सब्जेक्ट पर, खेती हो चाहे किसानी हो, चाहे आपके ज्ञान के सब्जेक्ट हो या हमारे कोविड की बात हो, सबको 1 सेकंड के अंदर उसको खोज सकते हैं। तो ये ज्ञान का भंडार है, इसको हम लोगों को जो है वो अपने अपने स्वार्थ के लिए, जो कि स्वार्थ बच्चों को दे देते हैं, या खेलने की चीज़ नहीं है ये बहुत ज़्यादा इसमें रेडिएशन होता है। इसमें क्या होता है, रेडियो तरंगें निकलती हैं हमेशा, और इसीलिए मैंने हमेशा लोगों को कहा है कि कभी बच्चों को न दें खेलने के लिए। इसको जब आवश्यकता हो तभी इसका प्रयोग करें, आधा घंटा 15 मिनट के ज़्यादा न इस्तेमाल करें। उससे भी ज़रूरी क्या है, आपको याद होगा कि पहले लैपटॉप हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने बांटा था लड़कियों को, साइकिल के साथ लैपटॉप मिला था। तो लैपटॉप की दूरी कितनी होती है, करीबन जो है 2 फुट, और हमारे जो मोबाइल है इसकी दूरी कितनी है, 33 इंच या 25 इंच। तो जब हम देर तक इतनी दूर पर देखते हैं कोई चीज़ को अपलग, तो हमारी आँखों में भयंकर दर्द, भयंकर सूजन और भयंकर जो है आँखों की थकान हो जाती है, सर दर्द, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और यही काम अगर हम 5 मिनट करें, 10 मिनट करें तो ठीक है। अब 3-3 घंटा अगर उस पर पिक्चर देखेंगे बच्चे या खेल खेलेंगे वीडियो गेम, तो क्या होगा, आँखों में मायोपिया नाम का जो रोग है बढ़ जाएगा। अभी पढ़ाई वाले बच्चे, जब पढ़ाई लोग स्कूल, जी, अभी तक मायोपिया 15-16 साल में रुक जाता था, पर यह देखा गया है मायोपिक पेंडेमिक पूरे दुनिया में और सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में फैल गया। इसके ऊपर हम लोग ने चर्चा की थी और मैं उसमें जो है मैंने मेन सर्वे किया था, और ये सर्वे एम्स की स्टडी के साथ हुआ था, और इसमें ये पाया गया कि मायोपिया बढ़ने का कारण क्या है, स्क्रीन टाइम का बढ़ना। और मायोपिया के बढ़ने से क्या होता है, आदमी की दूर की देखने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, आदमी कुएं में कैद हो जाता है, और फिर उसकी दुनिया जो है संकुचित हो जाती है। तो पूरा जो सोच है बदल गई आदमी की। अगर हम ये देखा गया है, अगर हम 2 घंटा धूप में रहते हैं सुबह या शाम, 1 घंटा प्राणायाम या आधा घंटा बैडमिंटन खेल लेते हैं, तो हमारा इसका जो प्रभाव है कम हो जाता है। नहीं तो ये सच मानिए, पहले 17 साल पर नंबर स्थिर हो जाता था, पर अब 20-20 साल, 22 साल तक नंबर बढ़ रहा है बच्चों का। वो इसीलिए है कि मोबाइल देखने से, दिन भर काम करने से, 8 घंटे से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर काम कर सकते हैं वो। या बच्चे अगर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं ज्ञानवाणी पर, तो टीवी पर देखें दूर पर, 12 फीट की दूरी पर, तो उनकी आंखों में बुरा असर नहीं आएगा। पर अगर मोबाइल पर ही देखेंगे इतनी दूरी पर, तो निश्चित मानिए आंखों में दर्द, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, याददाश्त की कमजोरी, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है मायोपिया नाम की बीमारी उनको पकड़ लेगी। तो आपके जो विभिन्न स्कूल के संचालक जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, उसको बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि सब कुछ जो है नेट पर से डाउनलोड कर लें, जिसमें आधा घंटे का टाइम मिले। आधा घंटा नेट पे प्रैक्टिस करने के बाद, सब चीज़ का जवाब निकालने के बाद, तब आधा घंटा उनकी क्लास ले, वो भी डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर। मोबाइल पर बिल्कुल नहीं छुएं। मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल कम से कम होना चाहिए। उसकी दूरी फिक्स होनी चाहिए कि हम जो है 2.5 फुट से कम में मोबाइल नहीं बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना का संक्रमण आंखों के माध्यम से फैलने की बात कही जा रही है, इस बारे में क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सवाल ये है कि आँखों के माध्यम से जो है कोरोना बढ़ रहा है, ये गलत है। कोरोना बढ़ता है जब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आँख में चला जाए, या नाक में चला जाए, या मुंह में चला जाए। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने चश्मा लगाया हुआ है, मुंह ढका हुआ है, कि संक्रमण जो है वो ड्रॉपलेट से, यानी थूक की बूंद से या कोई चीज़ के छूने से ना आ जाए, इसलिए दस्ताना पहन रखा है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि दूरी बनाए रखें, अपने नाक आँख को ढकें, जिससे कि ये बीमारी के कण आँख में ना चले जाएं। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में कोविड संकट के चलते नेत्रदान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप वाराणसी आई बैंक सोसाइटी के सचिव हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त नेत्रदान अभियान का संचालन कैसे हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है।
32 वर्ष बीत गए हैं, 33 साल चल रहा है। 33 साल से अनवरत कोशिश यही है कि सारे तीर्थ बार बार, नेत्रदान एक बार, मरता है शरीर अमर है आत्मा, जीवन ज्योतिदान से ही मिलता है स्वयं परमात्मा। तो यदि किसी को मोक्ष की कामना है, काशी पर उनको चाहिए कि मोक्ष मिल जाए, मान लीजिए काशी में नहीं है, कहीं बाहर भी हैं और चाहते हैं कि बार बार जन्म न लेना पड़े, एक बार में ही जो आत्मा से परमात्मा मिल जाए, तो उससे अच्छा तरीका नेत्रदान से अच्छा कोई नहीं है। अब ये है कि सरकार ने रोक लगा दिया है, इसीलिए कि सोच रहे थे हम लोग कि 2 महीने में संकट दूर हो जाएगा, इसलिए 2 महीने की बात कही थी। पर जैसे जैसे हम लोग इस बीमारी के बारे में जान रहे हैं, बीमारी कैसे फैल रही इसको पहचान रहे हैं, और बीमारी का संक्रमण होने के बाद भी 90 से 95% लोग बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं। मतलब जैसे फ्लू होता था वैसे ही ये बीमारी है, तो कोई नई बात नहीं है। क्योंकि नेत्रदान के अभियान के बारे में हम लोगों की एक मीटिंग हुई लखनऊ आई बैंक से, डॉक्टर प्रदीप शर्मा और हमारे सीएमओ साहब बनारस से, उनसे मेरी बात हुई और ये डिसाइड हुआ कि जो भी मरीज जो है प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जैसे कि आकस्मिक ऑपरेशन करते हैं तो उसमें यदि मरीज को खांसी बुखार सर्दी नहीं है तो हर एक का कोविड जांच की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी मरीज को सांस की बीमारी है या पहले से ही वो डायबिटीज़ का रोगी है या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि सांस की बीमारी आ गई, जैसे निमोनिया हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, तो ऐसे मरीजों की कोविड जांच होना ज़रूरी है। यदि वो आंख देना चाहते हैं तब तो हमने पहले तो हम ये देखते थे कि जो है वो जो डोनर हो उसकी कॉर्निया अच्छी हो, तो अब हम लोग ने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर वो 70 साल से ऊपर होता है मरीज़ और यदि उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है तो हम लोग उसका कॉर्नियल डोनेशन नहीं कराएंगे। जो 2 आँखें मिली हैं वो 90 साल के एक व्यक्ति की मिली है जो कि हमारे आई बैंक से जुड़े थे, उनके पिताजी सतनाम सिंह जी। तो जब उनका फ़ोन आया तो मैंने सारी बात पूछी उनसे कि क्या वो बीमारी उनको थी, कोई बीमारी नहीं थी, आराम से सोए थे और रात सुबह उठे तो उनको नींद में ही नहीं उठ पाए, तो कोई बीमारी नहीं थी उनको, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये भी पूछा गया क्या उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका था, तो बोले उनकी आँख इतनी अच्छी थी कि वो पढ़ पा रहे थे, तो मोतियाबिंद का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। और फिर हमारी टीम जब जाती है ऐसे लोगों के यहाँ जिनको ये मालूम है कि एक परंपरा को कायम करना है, जैसे हमारे परिवार से हमारी माता जी का भी आई डोनेशन हुआ, डॉक्टर इंदिरा शाह जी अभी चली गई 24 अप्रैल को लॉकडाउन के अंदर गिर, उनका भी आई डोनेशन हुआ और उनकी भी आँख जो है टेक्टोनिक ग्राफ्टिंग के लिए लगाई गई। तो ऐसे जो मरीज़ हैं जिनको कि इमरजेंसी केस है, जिनकी आँख में मवाद है, जिनकी आँख में छेद हो गया है या जिनकी आँख में इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको हम लोग लगा रहे हैं इसको। और अभी भी कोविड की जांच के बाद, तो इस कोविड की जांच 2 प्रकार से होती है, एक तो नाक से और मुंह से हम लोग जो है लेते हैं स्वाब को, और कोविड ट्रांसफ़र मीडिया होता है जो कि बाहर से आया है और अब BHU से भी मिल रहा है, उसमें हम लोग स्वाब को डाल देते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जितने भी आई बैंक हैं उनका एक CMO के साथ पंजीकरण हो जाएगा, अगर जैसा कि आई बैंक सोसाइटी बनारस का हो गया है, तो ये जांच हमारी सरकार के द्वारा हो रही है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद हम लोग आँखों को अगर 10 दिन तक रख पाते हैं, 12 दिन तक, तो 3 दिन के बाद ही या 4 दिन के बाद ही ऑपरेशन प्लान होता है। और सेल काउंट होता है, HIV हेपेटाइटिस की जांच होती है, सेप्टिसीमिया की जांच होती है, स्पेकुलर काउंटिंग होती है। पूरी तरह जब संतुष्ट रहता है कि नहीं कोई संक्रमण नहीं हो सकता है या कोई बीमारी ऐसी नहीं है, तभी उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। डॉक्टर साहब, आप वाराणसी के सांसद PM मोदी और सूबे के CM योगी से क्या मांग करते हैं? हम मोदी जी से यही मांग करते हैं कि बनारस में जो इतने सारे हमारे पूर्वांचल में लोग आ गए हैं जिनको अब रोज़गार चाहिए, जो भी आदमी पढ़ लिख लेता है उसको क्या करना होता है, बम्बई दिल्ली मद्रास जाके रोज़गार मिलता है। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख लिए हैं, बहुत अच्छा पढ़ लिए हैं, जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको अमेरिका इंग्लैंड काम करने जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बनारस में, UP में, पूर्वांचल में रोज़गार ही नहीं है।
तो हमारे जितने कामगार मजदूर आए हैं उनसे मनरेगा में गड्ढा मत खुदवाइए, गड्ढा खुदवाने से नहीं काम होगा समस्या का हल। उनको रोज़गार दीजिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए। 10 रुपये में 5 किलो भिंडी और 5 किलो खीरा बिक रहा है तो किसान तो मर ही जाएगा। अगर उसी को हम आलू की चिप्स बना के बेचेंगे या हल्दी की फार्मिंग करेंगे तो क्या होगा, उसको रोज़गार मिलेगा। उसकी दवाई बनाएंगे हम यहाँ, तो दवाइयों की फैक्ट्री डालिए यहाँ पर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालिए। और उससे भी अच्छा है क्योंकि हमारा गेहूँ है, सरसों है, उससे हम लोग राइस ब्राइन ऑयल या वेजिटेबल ऑयल बना के फैक्ट्री डालें तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट से। और उससे भी ज़रूरी क्या है, राइस मिल से। और उससे भी ज़रूरी क्या है, कुछ ऐसी जो है बॉयलर ये इससे जो रिलेटेड इंडस्ट्री है जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है यूज़ हो सकता है, उससे हम लोग नंबर 1 हो सकते हैं पूरी दुनिया में। मनरेगा में आपने 100 दिन का उनको काम दे दिया है, वो स्किल्ड लेबर हैं, उनके लिए इंडस्ट्री चाहिए उनको। जैसे हिंडाल्को लगा हुआ है, लाखों लोगों का भला हो रहा है उसमें, NTPC लगा है, ऐसे ही हर ज़िले में एक इंडस्ट्री लगी बड़ी जो कि खाद्य से रिलेटेड हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, जिसमें लोगों को रोज़गार मिले। और उससे भी ज़रूरी क्या हम चाहते हैं कि जैसे गेहूं चावल का दाम फिक्स हो गया है, ऐसी सब्जी का भी दाम फिक्स होना चाहिए, जिससे मरीज आदमी की जो लागत हमारी आती है। मैं खुद किसान हूँ, मैं हल्दी का उत्पादन करता हूँ, मैं अपने खेत में बहुत सारी चीज़ें उगाता हूँ, पर सबको हम बंद कर दिया इसीलिए कि लागत आती है 1 किलो सब्जी में करीब 30 रुपये प्रति किलो और बिकती है 2 रुपये किलो। तो आदमी जो है खेती कैसे करेगा। और तीसरी बात, बिचौलिए को हटाना चाहिए। जो सब्जी मंडी में बिकता है सामान, वो डायरेक्ट सेलिंग होनी चाहिए, किसान को पैसा मिलना चाहिए। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लाइंटों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज समय निकाल कर इस विषय पर कुछ आवश्यक बातें लोगों तक पहुँचाने के लिए समय निकाला, कष्ट दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।